हेलो, दिस इज कमलेश आहूजा सर की केमिस्ट्री की क्लास। लास्ट क्लास में हमने शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स पूरी तरह से डिस्कस कर लिए थे। रेगुलर शेप्स और इरेगुलर शेप्स सारे डिस्कस कर लिए थे। वैलेंसी शेल, इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी को भी हमने अच्छे से डिस्कस किया था। और उसके अकॉर्डिंग लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज्यादा होता है, उससे कम लोन पेयर बॉन्ड पेयर होता है और सबसे कम रिपल्शन बॉन्ड पेयर्स के बीच में होता है। और लोन पेयर किस तरह से बॉन्ड एंगल को और शेप को चेंज करता है, इसका पूरा डिस्कशन हम प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं। और आज हम कुछ हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट दूसरे कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, जो बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। तो ये बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन सेकंड पीरियड के एलिमेंट है और एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन ये थर्ड पीरियड के एलिमेंट है। अगर हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखें, अगर हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को डिस्कस करें, तो जो बोरॉन यानी सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं, ये बोरॉन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, इनके वैलेंसी शेल में वेकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं। और एल्यूमिनियम, गैलियम, बोरॉन, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आर्सेनिक, सेलेनियम, ठीक है। तो ये सारे जो एलिमेंट्स हैं, इन सारे एलिमेंट्स के अंदर अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखें तो दिस इज 2s2 2p1, 2s2 2p2, 2s2 2p3, 2s2 2p4, 2s2 2p5। आज का हमारा जो टॉपिक है कि क्यों कुछ एलिमेंट वेरिएबल और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। जैसे ऑक्सीजन OF2 ही बनाएगा, OF4 और OF6 नहीं बनाएगा। सल्फर SF2 SF4 SF6 बनाता है, तो OF2 एग्जिस्ट करता है, SF2 एग्जिस्ट करता है, OF4 एग्जिस्ट नहीं करता है, SF4 एग्जिस्ट करता है, OF6 एग्जिस्ट नहीं करता, SF6 एग्जिस्ट करता है, जबकि वो एक ही ग्रुप के एलिमेंट है। नाइट्रोजन की बात करें तो NCl3 बनता है, PCl3 बनता है, NCl5 डज नॉट एग्जिस्ट, PCl5 एग्जिस्ट। यानी PCl3 और PCl5 दोनों होते हैं, या NCl3 होता है लेकिन NCl5 नहीं होता है। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट्स हम आज डिस्कस करेंगे इस क्लास के अंदर। 3s2 3p1, 3s2 3p2, 3s2 3p3, 3s2 3p5, 3s2 3p, सल्फर का 4 है ये। और यहां देख लो आप 4s2 4p1, 4s2 4p2, 4s2 4p3, 4s2 4p4, 4s2 4p5। तो ये जो सारे एलिमेंट्स हैं, इंक्लूडिंग आयोडीन आल्सो, दे हैव वेकेंट d orbitals, they have vacant d orbitals in it वैलेंसी शेल। वैलेंसी शेल का मतलब होता है आउटर मोस्ट ऑर्बिट। वैलेंसी शेल का मतलब होता है आउटर मोस्ट ऑर्बिट। और ये जो एलिमेंट्स हैं, ये जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं, ये जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं,
they do not have vacant d orbitals. This element does not have, एक ही बात है, this element does not have vacant d orbitals in its valency shell. इनके वैलेंसी शेल में वेकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं। कौन से? बोरॉन यानी सेकंड पीरियड के जो ये नॉन मेटल्स हैं। मैं मेटल्स को इसलिए कंसीडर नहीं करूंगा क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन में मेनली कोवेलेंट बॉन्डिंग ही है, तो मेटल्स तो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने सेकंड पीरियड वर्सेस, ये तो हो गया हमारा सेकंड पीरियड, पीरियोडिक टेबल की बात कर रहा हूं मैं। और किसी भी पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं, ठीक है, जो हम पीरियोडिक टेबल प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं, तो लेफ्ट राइट चलते हैं तो वैलेंसी शेल रिमेन सेम बट नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इंक्रीज 1 by 1। तो इस ग्रुप में नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स 3 हैं। कार्बन फैमिली के अंदर नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स 4 है। नाइट्रोजन फैमिली में नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स 5 हैं। ऑक्सीजन फैमिली में नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स 6 हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के वैलेंसी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और इसमें 2 तो s ऑर्बिटल से बिलोंग कर रहे हैं और 5 p ऑर्बिटल से बिलोंग कर रहे हैं। एनीवे, और फिर ये हो गया हमारा थर्ड पीरियड, ये हो गया फोर्थ पीरियड। तो इन सारे एलिमेंट्स में थर्ड पीरियड और उसके नीचे जितने भी ये एलिमेंट्स हैं, इन सब एलिमेंट्स के अंदर वेकेंट डी ऑर्बिटल है। और अगर हम यहां देखें तो आप देखो यहां ये जो सेकंड पीरियड की बात कर रहा हूं मैं, इनकी बात करूंगा मैं सेकंड पीरियड एलिमेंट्स की, तो ये n=1 है और n=2 है। तो सेकंड पीरियड में जो वैलेंसी शेल है वो सेकंड है, और इसमें क्या होता है, s और p होता है। ये s ऑर्बिटल और ये p ऑर्बिटल। अगर मैं नाइट्रोजन एटम की बात करता हूं, नाइट्रोजन एटम में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो नाइट्रोजन में क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 और ये डीजनरेट एनर्जी लेवल से तो हंस रूल से 1 1 1 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गई। तो दिस इज नाइट्रोजन एटम, और नाइट्रोजन एटम का ये वैलेंसी शेल है। दिस इज वैलेंसी शेल, आउटर मोस्ट ऑर्बिट। तो इसके वैलेंसी शेल में डी ऑर्बिटल नहीं है, मैं ये कह रहा हूं। और एक एग्जांपल ले लेता हूं फास्फोरस का। अगर मैं फास्फोरस का एग्जांपल ले रहा हूं तो फास्फोरस में n=1, n=2, n=3। तो फास्फोरस में क्या है, sp spd। spd। तो यहां पर फास्फोरस का एटम नंबर 15 है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 3s2 3p3। तो आप देख लो, ये नाइट्रोजन है 2s2 2p3, ये रहा 2s2 2p3। ये फास्फोरस है 3s2 3p3 3d0। तो ये हमारा फास्फोरस का क्या हो गया, ये हमारा फास्फोरस का वैलेंसी शेल है। दिस इज द वैलेंसी शेल। तो ये वैलेंसी शेल है, मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट है। तो थर्ड पीरियड हो एलिमेंट चाहे फोर्थ हो, तो फोर्थ में फोर्थ आ जाएगा, एसपीडी उसमें भी रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ना, मैंने सबसे पहले तो आपको मैंने ये क्लियर कर दिया कि
ये इन सारे एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन्स तो इसमें आ रहे हैं, वैलेंसी शेल सेकंड में आ रहे हैं। तो यहाँ वैलेंसी शेल कौन सी है? यहाँ वैलेंसी शेल है सेकंड, और यहां पर है वैलेंसी शेल ये थर्ड, इसके अंदर थर्ड पीरियड के एलिमेंट के अंदर। तो इन आप देख लो, एल्यूमिनियम आ जाएगा तो यहां आएगा 3, एल्यूमिनियम है 3s2 3p1, ये एल्यूमिनियम हो गया 3s2 3p1 एल्यूमिनियम। ये सिलिकॉन हो गया 3s2 3p2, ये फास्फोरस हो गया 3s2 3p3। इसी तरह से यहां एक और भरूंगा तो ये, तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया कि इन सब एलिमेंट्स का जो वैलेंसी शेल होगा, इन सब एलिमेंट्स के वैलेंसी शेल में वेकेंट डी ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं। क्या अवेलेबल हैं? ये वेकेंट डी ऑर्बिटल अवेलेबल है। और बोरॉन से लेके फ्लोरीन तक किसी भी एलिमेंट में आगे वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, क्योंकि बोरॉन से लेके फ्लोरीन तक इलेक्ट्रॉन यही आएंगे। क्योंकि आप देख लो, ये बोरॉन है 2s2 2p1, ये कार्बन हो गया 2s2 2p2, ये नाइट्रोजन हो गया 2s2 2p3, ऑक्सीजन देखो 2s2 2p4, फ्लोरीन हो गया 2s2 2p5। तो इन सब एलिमेंट्स में कहीं पर भी हमको वेकेंट डी ऑर्बिटल नजर नहीं आ रहे हैं। और यहां पर अपन देख रहे हैं फास्फोरस, ये सल्फर हो गया, सल्फर ये रहा 3s2 3p4, ये रहा 3s2 3p4, क्लोरीन हो गया तो 3s2 3p5। तो यहां पर जो डिफरेंस समझो कि सेकंड पीरियड एलिमेंट्स के पास एक्स्ट्रा ऑर्बिटल नहीं है वेकेंट, जबकि इन सब एलिमेंट्स के अंदर आगे, जैसे यहाँ 4s2 4p1 है तो 4d खाली होगा, यानी एल्यूमिनियम से लेके क्लोरीन तक ये 3d वेकेंट है। तो गैलियम से लेके ब्रोमीन तक 4d ऑर्बिटल्स वेकेंट होंगे, आगे 4d होंगे। आयोडीन में क्या होगा? 5d ऑर्बिटल हो जाएगा, क्योंकि आयोडीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है? 5s2 5p5, तो 5d 0। आगे इलेक्ट्रॉन है, हम इलेक्ट्रॉन नहीं है उसमें डी के अंदर, इसलिए हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में या डी मेंशन करते ही नहीं है, और है तो सही वो। अब क्या होता है इस वेकेंट डी ऑर्बिटल की वजह से? अब अगर मैं ये सीधी सादी बात, सिंपल सी बात करूं, मैं नाइट्रोजन और फास्फोरस का एग्जांपल ले रखा है मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए। तो ये नाइट्रोजन और ये फास्फोरस, ठीक है। तो नाइट्रोजन में sp3 मैक्सिमम हाइब्रिड स्टेट क्या हो सकती है? क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन क्या है? इट इज इंटरमिक्सिंग ऑफ orbitals of valency shell whose energy nearly equal, shape is different, s का sphere, p का dumbbell, d का double dumbbell, they are intermixed and form new type of orbitals called hybrid orbital, जो हम previous classes में discuss कर चुके हैं। तो इसके वैलेंसी शेल में d ऑर्बिटल है ही नहीं। तो अगर मैं बोलूं कि नाइट्रोजन पर, मेरा क्वेश्चन ये है आप लोगों से कि नाइट्रोजन पर sp3d हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है, तो आप बोलोगे नहीं सर, उसके वैलेंसी शेल में d ऑर्बिटल है ही नहीं। और हाइब्रिडाइजेशन डेफिनेशन, हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग वैलेंसी शेल के जो ऑर्बिटल्स हैं वो आपस में इंटरमिक्स होते हैं। तो यहाँ जब d ऑर्बिटल है ही नहीं तो नाइट्रोजन में sp3d हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल नहीं है। तो अगर कहने का मतलब बोरॉन से लेकर फ्लोरीन तक किसी भी एलिमेंट में मैक्सिमम हाइब्रिड स्टेट 4 जाएगी sp3, क्योंकि 1s और 3p ऑर्बिटल मिक्स हो सकते हैं मैक्सिमम, क्योंकि इसके वैलेंसी शेल में 4 हाइब्रिड, सॉरी इसके वैलेंसी शेल में 4 ऑर्बिटल है, 1s ऑर्बिटल है और 3p ऑर्बिटल है, 1s ऑर्बिटल है और 3p ऑर्बिटल है। तो बोरॉन से लेकर फ्लोरीन तक मैक्सिमम हाइब्रिड स्टेट 4 होगी, क्योंकि 1s और 3p ऑर्बिटल, 1s एंड 3p ऑर्बिटल जब आपस में इंटरमिक्स होंगे, ठीक है, तो 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, जो बोरॉन से लेके फ्लोरीन तक पॉसिबल है। यानी आपको कोई पूछे कि बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन की मैक्सिमम हाइब्रिड स्टेट क्या होगी? 4, और वो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? sp3। ओके, हाँ, लोअर हो सकता है, sp भी हो सकता है, sp2 भी हो सकता है, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। अभी मैं बोल रहा हूं मैक्सिमम हाइब्रिड स्टेट क्या है इनकी। बोरॉन में sp3 भी पॉसिबल है, वो कैसे, वो आज वाली क्लास में डिस्कस हो जाएगा, क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल तो है, और सॉरी 4 वैलेंसी ऑर्बिटल्स तो हैं, 1 2 3 4, ठीक है। और
हाइब्रिडाइजेशन के अंदर मैंने ये क्लियर किया था कि जो हाइब्रिडाइजेशन है वो इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स है। इससे मतलब नहीं है कि वो फुल्ली फील्ड है, हाफ फील्ड है कि वेकेंट है। हाइब्रिडाइजेशन के जो रूल्स थे उसमें साफ लिखा हुआ है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में स्लाइड बना के भी डिस्प्ले की हुई है कि हाइब्रिडाइजेशन के अंदर फुल फील्ड ऑर्बिटल भी इन्वॉल्व होते हैं, हाफ फील्ड भी होते हैं, वेकेंट ऑर्बिटल भी होते हैं। ठीक है, तो क्या फास्फोरस में sp3d हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है? यस, फास्फोरस में sp3d पॉसिबल है क्योंकि इसके अंदर वेकेंट d ऑर्बिटल हैं। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जो ये सारे एलिमेंट है इनमें वेकेंट d ऑर्बिटल की वजह से d ऑर्बिटल्स भी हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हो सकते हैं या होते हैं ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। बॉन्ड बनने से पहले यहां पर हाइब्रिडाइजेशन sp3, sp3d, sp3d2, sp3d3, हमने आयोडीन में IF7 में sp3d3 देखा ही था। तो सबसे पहला आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ कि बोरोन टू फ्लोरीन मैक्सिमम हाइब्रिड स्टेट sp3 रहेगी। इनमें कभी भी sp3d, sp3d2 जैसे हाइब्रिडाइजेशन नहीं मिलेंगे क्योंकि इनकी वैलेंसी शेल में d ऑर्बिटल्स एब्सेंट है। लेकिन इन सब एलिमेंट के वैलेंसी शेल में वेकेंट d ऑर्बिटल्स की अवेलेबिलिटी होने के कारण, इन सब एलिमेंट्स में वेकेंट d ऑर्बिटल्स की अवेलेबिलिटी होने के कारण इनमें sp3d, sp3d2, sp3d3 टाइप के हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है। अब हम इनको कुछ एग्जांपल से एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, क्योंकि एग्जांपल से ज्यादा बेहतर क्लियर होगा, पर ये प्रेजेंटेशन एक बार माइंड में रखो। अब तो सबसे पहले तो क्यों की बात कर ली अपन ने, अब कैसे की बात कर रहे हैं। यानी क्यों का मतलब ये हुआ कि जो सेकंड पीरियड के बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इनमें डी sp3d क्यों नहीं होगा, ये क्लियर हो गया। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इनके वेकेंट d ऑर्बिटल नहीं है इनके वैलेंसी शेल में। बाकी सब नीचे जो एलिमेंट है थर्ड पीरियड के नीचे जो एलिमेंट है वहां sp3d, sp3d2 टाइप के हाइब्रिडाइजेशन दिखेंगे। तो हम कंपैरिजन कर रहे हैं सबसे पहले नाइट्रोजन वर्सेस फास्फोरस। मैंने बार-बार कहा है, पहले जो चीजें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं उसको पेशेंस से सुन के उसको माइंड में सेट कर लो। उसके अंदर आप अपना ब्रेन मत चलाओ, पहले सिस्टमेटिक पूरे लेक्चर को, पूरी क्लास को देखो, तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में जो क्वेरीज आ रही है, कंफ्यूजन आ रहे हैं, डाउट आ रहे हैं, वो स्टेप वाइज आगे से आगे क्लियर होते चलते हैं। अपने माइंड में कभी भी नेगेटिविटी मत रखो, अदरवाइज आप किसी भी क्लास को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। मैं नाइट्रोजन एटम की बात कर रहा हूं, तो नाइट्रोजन का ये हो गया। तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2s2 2p3, यानी वैलेंसी शेल में ये इलेक्ट्रॉन है 2s2 2p3। अब यहां पर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3 1s ऑर्बिटल एंड 3p ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो जाएंगे और 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएंगे। 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएंगे। ईच हाइब्रिड ऑर्बिटल इज sp3। अब इनमें टोटल ये इन चारों की एनर्जी सेम, शेप सेम। हाइब्रिड ऑर्बिटल को हम इस तरह से लिखते हैं, आपको बार बार बता चुका हूं, एक बिग लोब और नीचे एक स्मॉल लोब देते हैं। और यहां पर अब हमारे को इसमें 5 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, 1 2 3 4 और 5। तो फर्स्ट वाला हो गया फुल्ली फील्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो जो फुल्ली फील्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल है उसको तो हम लोन पेयर बोलते हैं। ये तीनों हाफ फील्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल है। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, चाहे वो हाइब्रिड ऑर्बिटल हो, चाहे वो s ऑर्बिटल हो, चाहे वो p ऑर्बिटल हो। बहुत बार बच्चे बोल देते हैं p ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन्स। मैंने पिछली क्लास में भी कहा था p ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन्स नहीं, p ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, p सब ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन्स, d ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, d सब ऑर्बिट में 10 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि d सब ऑर्बिट में 5d ऑर्बिटल्स होते हैं, p सब ऑर्बिट में 3p ऑर्बिटल्स होते हैं, px pz py।
तो एक ऑर्बिटल जब भी हो 2 इलेक्ट्रॉन्स, सब ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स वेरी कर जाते हैं। s सब ऑर्बिट में 2, p सब ऑर्बिट में 6, d सब ऑर्बिट में 10, f सब ऑर्बिट में 14, क्योंकि s सब ऑर्बिट 2 इलेक्ट्रॉन्स, p सब ऑर्बिट 6 इलेक्ट्रॉन, d सब ऑर्बिट 10 इलेक्ट्रॉन, f सब ऑर्बिट 14 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि f सब ऑर्बिट में 7 f ऑर्बिटल्स होते हैं। नाउ अब ये हो गए हमारे 3 बॉन्ड पेयर, ये 1 लोन पेयर हो गया और ये 3 सिग्मा बॉन्ड पेयर्स बनाएंगे। तो ये तो 1 लोन पेयर हो गया इसमें और 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए और हमारे पास 4 एचएस आ गई। इसके एग्जांपल हो गए जैसे NS3 हो गए, NCl3, NF3 एक्सेट्रा। तो यहां तक बात समझ में आ गई। लेकिन अब नाइट्रोजन के जस्ट नीचे जो दूसरा एलिमेंट है, नाइट्रोजन एटम के जस्ट बाद जो सेकंड एलिमेंट है, ये तो हमारा हो गया नाइट्रोजन के बारे में बात। अब हम नाइट्रोजन के जस्ट नीचे फास्फोरस आ रहा है। फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखूं मैं, तो फास्फोरस का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो ये है। 3s2 3p3 3d0। मैंने अभी अभी बताया फास्फोरस थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, इसके वैलेंसी शेल में d ऑर्बिटल वेकेंट है। तो यहां पर sp3 बन गया इसी तरह से ही, और यहां हमारे पास 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएंगे और ये हमारा एक लोन पेयर आ जाएगा। ये तीनों सिग्मा बॉन्ड में इन्वॉल्व हो जाएंगे। ये बॉन्ड पेयर्स हो गए, वो का वो सेम जो अभी डिस्कस कर चुका हूं मैं, ये और ये बिल्कुल सेम बात है। लेकिन फास्फोरस के अंदर एक हाइब्रिडाइजेशन और भी पॉसिबल है। अब आप बोलोगे कि सर ये कैसे डिसाइड होता है कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? वो तो देखो रिएक्शन की कंडीशन पर है। हाइब्रिडाइजेशन में क्या है, बार बार बोला है कि केमिकल रिएक्शन होने से जस्ट पहले हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है। तो हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट की टर्म्स पर भी डिपेंड करता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम पॉसिबिलिटीज डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप देखो, ये इसका ग्राउंड स्टेट हो गया, और अगर PCl जैसे यहां पर क्या बन जाएगा, वही PCl3 बन जाएगा, PF3 बन जाएगा, यानी 1 लोन पेयर 3 सिग्मा वाली सिचुएशन है। यहां पर 1 लोन पेयर 3 सिग्मा वाली सिचुएशन है, जो कि यहां पर है, ये देखा आपने NS3 में। और अब यहां पर अगर d ऑर्बिटल भी इन्वॉल्व हो जाए हाइब्रिडाइजेशन में, और हो सकता है, अवेलेबिलिटी है, ठीक है ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा, sp3d हाइब्रिडाइजेशन। और sp3d हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या हुआ, 1s ऑर्बिटल 3 डंबल p ऑर्बिटल एंड 1 डबल डंबल d ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हुए। तो 1 2 3 4 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे, क्योंकि जितने अनहाइब्रिड ऑर्बिटल इनिशियली हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं, उतने ही क्या बनते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल। इन हाइब्रिड ऑर्बिटल को अपन क्या बोलते हैं, sp3d। इन हाइब्रिड ऑर्बिटल को क्या, ईच हाइब्रिड ऑर्बिटल इज कॉल्ड sp3d, ठीक है। तो यहां पर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स 5 है। अब ये तो ग्राउंड स्टेट है, ये एक्साइटेड स्टेट है, या यूं बोलो कि ये वाली जो स्टेट है वो बिफोर हाइब्रिडाइजेशन है, और अब ये हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अब ये हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद ये सारे के सारे ऑर्बिटल्स आपस में क्या हो गए, इंटरमिक्स हो गए। अब ये पांचों हाइब्रिड ऑर्बिटल अलग नहीं है, ठीक है। 1 2 3 4 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो गए। तो 5 सेम एनर्जी के अब इनमें इलेक्ट्रॉन्स रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो हंस रूल के अकॉर्डिंग अब मेरे को इसमें वैलेंसी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 1 2 3 4 एंड 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल
ऑर्बिटल मिल जाएंगे sp3d 1 2 3 4 5। अब यहां पर आप देख लो 5 ही हाफ फील्ड d ऑर्बिटल्स हैं या 3 हैं, या 5 हाफ या 3 हाफ फील्ड d ऑर्बिटल्स हैं, या 5 हाफ फील्ड d ऑर्बिटल्स हैं। ये तो फुल फील्ड है, ठीक है। तो अब ये पांचों के पांचों बॉन्ड में इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो अब इस केस में क्या आ जाएगा, 0 लॉन पेयर 5 सिग्मा 5 HS और ये हो जाएगा sp3d, मतलब यहां एग्जांपल हो गया PCl5 का, PF5 का। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि है ना, फास्फोरस अपनी वैलेंसी 3 से एक्सटेंड करके 5 कर सकता है। फास्फोरस अपनी वैलेंसी 3 से एक्सटेंड करके 5 तक ले जा सकता है। क्यों ले जा सकता है? क्योंकि आगे वेकेंट डी ऑर्बिटल है, तो उसके पास एक अनदर अपॉर्चुनिटी है कि वो अपना हाइब्रिडाइजेशन डी तक एक्सटेंड कर सकता है, अगर उसको कंडीशंस मिल जाए। तो वो कंडीशंस क्या है, वो बात की बात है, मैंने अभी पॉसिबिलिटी की डिस्कशन किया है, ठीक है। अब लेकिन नाइट्रोजन में तो कंडीशन भी मिल जाए, लेकिन नाइट्रोजन sp3d हाइब्रिडाइजेशन शो ही नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास डी है ही नहीं। जैसे आपके पास, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, आपके पास मनी है बहुत सारा, तो उस मनी को इन्वेस्ट करके आप बिजनेस को एक्सटेंड कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो फिर आपको एक लिमिट पर रुकना पड़ेगा। या आपके पास 10 शॉप्स हैं और उसमें से 6 शॉप्स के अंदर तो आपने क्या कर रखा है, बिजनेस स्टार्ट कर रखा है कोई ना कोई, लेकिन 4 शॉप वेकेंट है आपके पास, 4 दुकानें खाली हैं आपके पास, ठीक है। तो अगर आपको कंडीशन और अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो इन 4 शॉप्स को भी आप बिजनेस में इन्वॉल्व कर सकते हो, इसको भी वर्किंग कर सकते हो। तो उसी तरह से इसको जब कंडीशन मिलती है तो ये इसके जो वेकेंट डी ऑर्बिटल है वो भी हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होकर अपनी वैलेंसी एक्सपांड कर जाता है। पर अगर आपके पास 5 शॉप है और 5 शॉप आपने बिजनेस में इन्वॉल्व कर रखी है और 6 आपके पास किसी भी तरह से अवेलेबल नहीं हो रही है, तो आप 6 शॉप नहीं ओपन कर सकते हो। तो उसी तरह से नाइट्रोजन के पास है ही 4 वेकेंट ऑर्बिटल्स, सॉरी नाइट्रोजन के वैलेंसी शेल में है ही 4 ऑर्बिटल, 1s और 3p ऑर्बिटल, तो मैक्सिमम ये sp3 तक जा सकता है। d ऑर्बिटल है ही नहीं, तो वो d ऑर्बिटल वाला हाइब्रिडाइजेशन कहां से लाएगा? एनीवे, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये खाली नाइट्रोजन पर अप्लाई नहीं हो रहा है, ये बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ध्यान से सुनो, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सारे एलिमेंट ऐसे हैं इनमें sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल ही नहीं है, ये अपनी वैलेंसी एक्सपांड कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये इसकी जो एक्साइटेड स्टेट हुई, इसमें अगर मैं यहाँ इलेक्ट्रॉन भरूंगा तो ये आ जाएगा। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं, NCl3 होता है, तो यहां NCl5 बनेगा, नहीं बन सकता। NCl5 नाइट्रोजन की वैलेंसी 5 तक एक्सटेंड नहीं हो सकती है। और अब अगर हम और आगे डिस्कस करें तो हम कंपेयर करें ऑक्सीजन और सल्फर को, हम कंपैरिजन कर रहे हैं अब ऑक्सीजन और सल्फर को। तो ऑक्सीजन 16 ग्रुप का एलिमेंट है, ऑक्सीजन सल्फर के वैलेंसी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन का (2s2) 2p4 ऑक्सीजन के वैलेंसी शेल में क्या अवेलेबल नहीं है, वेकेंट डी ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है। और ये हो जाएगा 3s2 3p4 3d0। और यहां पर ये sp3,
ये sp3 2 lone pair 2 sigma 2 hybrid state OF2, ठीक है, OF2 होता ही है और वाटर मॉलिक्यूल होता ही है, वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो चाहे OF2 की बात करूं मैं, चाहे H2O की बात करूं, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन पे वही मैंने जो ट्रिक सिखा रखी उससे भी निकाल लोगे। 6 - 2 नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स ऑन सेंट्रल एटम 6 माइनस टोटल बॉन्ड डिवाइड बाय 2, तो ये 2 लोन पेयर, ये 2 लोन पेयर, ठीक है, और प्लस 2 सिग्मा, हमारे पास 4 HS आ गई sp3, ये क्योंकि यहां तो डायरेक्ट ही ये 2 लोन पेयर 2 सिग्मा आ गए, ये दोनों लोन पेयर है। मैं अब हाइब्रिड ऑर्बिटल बार बार नहीं बना रहा हूं, 4 बनेंगे ये 2, ठीक है। तो अब तो इतना सारा क्लियर कर दिया है, तो अब बात समझ में आ रही है आपको। अब देखो इसमें क्या होगा, इसमें 3 सिचुएशन होगी। सल्फर, तो अगर यहां sp3 हाइब्रिडाइजेशन कर दूं मैं, तो उसी तरह से ये sp3 हुआ, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, 2 लोन पेयर 2 सिग्मा 4 HS, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया हमारे पास SF2, एग्जाम्पल हो गया हमारे पास SF2, सल्फर और सल्फर पर 2 फ्लोरीन 2 लोन पेयर 2 सिग्मा V शेप में बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है। तो ये V शेप हो जाता है। अब मैं यहां पर, अब मेरे पास अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है, सल्फर को कंडीशंस मिलती है, तो इसकी जो खाली दुकानें हैं, वेकेंट ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, उन वेकेंट ऑर्बिटल्स को वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व कर सकता है। तो यहां पर अगर मैं sp3d हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं, तो sp3d मतलब 1s3p और 1d यानी 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिल जाएंगे। और या बना देता हूं, इसे जरूरत नहीं है, ये 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, 1 2 3 4 5 कर रहा हूं बेटा। sp3d, बोल रहे डी नहीं लिखा सर आपने, ये लो sp3d हो गया बेटा, ठीक है। यानी यहां से लेके यहां तक ये सारे ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो गए हाइब्रिडाइजेशन में, ठीक है। अब यहां पर ये सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल sp3d हैं, sp3d, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल कौन से हैं, sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। ये भी वही है। तो यहां पर हमारे पास 1 2 3 4 5 सेम शेप सेम एनर्जी मिल गए। हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 6। अब 6 इलेक्ट्रॉन्स का रीडिस्ट्रीब्यूशन करना है, वापस इसमें भरना है। तो 6 भरूंगा तो हंस रूल लगा दूंगा, हंस रूल लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5। अब पेयरिंग कर लूंगा 6, तो मेरे पास एक हो गया फुल्ली फिल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल, जिसको मैं बोलूंगा लोन पेयर। इसको जरूरत ही नहीं है बॉन्डिंग की, ये सेटिस्फाइड है, खुश है। और यहां पर ये सारे के सारे किस बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो जाएंगे, सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, मैंने कहा है ना आपको कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में क्या डिफरेंस है, हम डिस्कस करेंगे। मेरे साथ चलते रहो, जो मुझे ढंग से फॉलो करेगा 100% आगे बढ़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो मुझे फॉलो नहीं करेगा आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन ये फिक्स है कि जो मुझे फॉलो करेगा वो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। उसके कंसेप्ट धीरे धीरे सारे क्लियर हो जाएंगे और कंफर्ट वे में होंगे, कम टाइम में हो जाएंगे, क्योंकि मैं जो पढ़ा रहा हूं उस पर ध्यान दो। जब चैप्टर एंड हो जाए, आप जेईई मेंस के, नीट के, सीबीएसई के, किसी भी बोर्ड एग्जामिनेशन, चाहे दिल्ली बोर्ड हो चाहे आरबीएसई बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, आप क्वेश्चन करो, आपसे क्वेश्चन नहीं हो तो बोलना नंबर 1, और आपके कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। लेकिन क्या होता है, हर चीज का एक अपना तरीका होता है आगे बढ़ने का, उसी तरह से चलना पड़ेगा हमको, ठीक है ना। हमको एक ट्रैक फिक्स करना पड़ता है। हम कहीं ट्रैवलिंग में जाते हैं, ठीक है, तो हमको 10 जगह देखनी है, तो हम यूं थोड़ी करते हैं कि पहले रेंडमली चीज देखते हैं, एक सीक्वेंस में चलते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पर भी एक सीक्वेंस होता है, ट्रैक होता है पढ़ाने का भी और पढ़ने का भी। तो उस ट्रैक से हम कंफर्ट वे में कम टाइम में सब देख लेते हैं।
ठीक है ना, जैसे वो इसका ट्रेक होता है, ऐसा थोड़ी है कि जो उदयपुर रहते हैं वो पहले एक लिंग जी देखने चले जाएंगे, एक लिंग दर्शन करके और फिर पता चलेगा वापस पिछोला झील देखने आए, फिर पिछोला झील से फिर नाथद्वारा जाएंगे, तो ये तो गलत हो गया ना। आप क्या करोगे, सबसे पहले एक लिंग जी जाओगे, एक लिंग जी के जस्ट कुछ किलोमीटर आगे नाथद्वारा है, नाथद्वारा देख के हल्दी घाटी आ जाओगे, यूं तो है नहीं, फिर नाथद्वारा देख के फिर फतेह सागर देखने जाओगे, फिर हल्दी घाटी देखने जाओगे, ऐसा तो आप कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो उसी तरह से ये है, क्योंकि कुछ बच्चे बार बार बोलते हैं सर पाई क्या होता है, पाई क्या होता है। ठीक है, अब रुको तो सही, पहले जो कंसेप्ट चल रहे हैं वो समझो। ठीक है, पाई बॉन्ड हम नेक्स्ट क्लास में भी डिस्कस नहीं कर पाएंगे, नेक्स्ट क्लास में ये सारे कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गए, उसके नेक्स्ट क्लास में पाई बॉन्ड आ जाएगा। लोन पेयर सिग्मा 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 सिग्मा। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया, वन लोन पेयर 1 2 3 4, वन यहां पर तो हो गया, ये देख लो यहां आ गया वन लोन पेयर और 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड, तो ये हो गई 5 हाइब्रिड स्टेट। यहां पर क्या हो गई, वन लोन पेयर प्लस 4 सिग्मा 5 हाइब्रिड स्टेट। यहां पर ये बन जाता है SF4 और सल्फर पर 1। आपको ध्यान हो, वन लोन पेयर 4 सिग्मा सीसो शेप, जो मैंने कहा था एनसीईआरटी में सीसो लिखा हुआ है। ठीक है, और कुछ बुक्स में इरेगुलर टेट्राहेड्रल लिखा हुआ है। एनीवे, तो SF2 SF4, लेकिन ये वाली चीज इस ऑक्सीजन में पॉसिबल नहीं है, ये वाला पॉइंट इस ऑक्सीजन में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन में वेकेंट डी ऑर्बिटल है ही नहीं, तो ये सिचुएशन कैसे आएगी, उसमें आ ही नहीं सकती। तो अभी तो आप ये समझो ना कि ये आपको ये समझ में आया कि ये वाली सिचुएशन, ये वाली जो सिचुएशन है वन लोन पेयर 4 सिग्मा वाली जो सिचुएशन है वो यहां पॉसिबल है, लेकिन यहां पॉसिबल नहीं है। कंसेप्ट आज हमारा ये है। ठीक है, इसी तरह से तो यहां पर क्या हो गया, अगर मैं यहां इलेक्ट्रॉन भरूं तो 1 2 3 4 5 और ये पेयरिंग होगी। फिर देखो यहां सल्फर, यहां पर फिर देखो बेटा, अभी एक पॉसिबिलिटी और है, ये इलेक्ट्रॉन भी आगे जाके और बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो सकता है। तो यहां पर एक पॉसिबिलिटी और साफ नजर आ रही है, sp3d2 की, sp3d2 की, मतलब 1s ऑर्बिटल 3p ऑर्बिटल एंड 2d ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन। तो यहां पर क्या हो गया, कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिल जाएंगे। और ये 6 के 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये 6 के 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल सेम शेप सेम एनर्जी के होंगे। 1 2 3 4 5 6 नहीं दिख रहा तो भी चलेगा, क्योंकि ये तो सब 1 2 3 4 5 6, अब यहां से लेके यहां तक ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं, जो नीचे बनाए हैं, ऐसे 6 बन जाएंगे, 6 ही सेम शेप के हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो यहां पर अब यहां पर क्या, यहां पर जो सिचुएशन आई वो आई 0 लोन पेयर 6 सिग्मा 6 HS SF6 sp3d2 ऑक्टाहेड्रल स्क्वायर बायपिरामिडल। प्रीवियस क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं इसका शेप। आज हमारा पर्पस शेप नहीं है, आज का ये था कि क्यों कुछ एलिमेंट वेरिएबल और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में चले जाते हैं और कुछ नहीं जा पाते हैं। जैसे यहां देखो, तो इसका मतलब ऑक्सीजन OF2 बनाएगा, यस ऑक्सीजन OF2 बनाएगा, यस ऑक्सीजन OF2 बनाएगा। सल्फर SF2 बनाएगा, यस, लेकिन सल्फर SF2 से एक्सटेंड होकर SF4 वाले सिचुएशन में आ सकता है, यस आ सकता है। ये यहां से इधर ट्रांजिट हो सकता है अगर SF2 को एक और F2 मिल जाए और प्रॉपर एनर्जी और कंडीशन बन जाए तो SF4 में कन्वर्ट हो जाएगा। SF4 का एक SF2 को आप एक और F2 मॉलिक्यूल से कैटलिस्ट टेम्परेचर और प्रेशर की जो कंडीशन है वो इसको दे दो, तो SF2 F2 से रिएक्शन करके SF4 में कन्वर्ट हो जाएगा, यस होगा। SF4 को वापस और हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर और प्रॉपर कैटलिस्ट जो कंडीशन चाहिए वो दे दो, तो ये SF4 एक और F2 से रिएक्शन करके SF6 में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी ये SF4 SF2 SF4 SF6 तीनों टाइप के मॉलिक्यूल बनाता है। सल्फर की वैलेंसी 2 से एक्सटेंड होकर 4 भी हो सकती है, 4 से 6 भी हो सकती है, लेकिन OF2 की नहीं होगी।
OF2 को एक OF2 को आपने OF2 को एक और F2 दे दिया और रिएक्शन की जो कंडीशन है टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट की दे दी, क्या रिएक्शन होगी? नहीं होगी। OF4 बनेगा क्या? OF4 बनेगा? OF4 बनेगा? नहीं बनेगा। तो फिर OF6 की तो बात ही नहीं है। रीजन क्या है? इसमें वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। हम इसी तरह से फ्लोरीन, क्लोरीन, हम इसी तरह से अगर फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है? फ्लोरीन में हो जाता है 2s2 2p5 और यहां पर हम एक और हेलोजन ग्रुप का किसी एलिमेंट का एग्जांपल ले लेते हैं। क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। अगर मैंने आयोडीन ले लिया तो ये हो जाएगा, ब्रोमीन भी ले सकता हूं, कोई भी ले सकता हूं, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब यूं नहीं है कि खाली थर्ड पीरियड के एलिमेंट है, नीचे भी होते हैं सारे। तो यहां पर देखो ये sp3 हुआ, तो फ्लोरीन में तो क्या हो जाएगा? 3 लोन पेयर 1 सिग्मा, यानी फ्लोरीन अपनी मैक्सिमम हाइब्रिड स्टेट 4 रखेगा और वो किसी भी हालत में अपनी वैलेंसी 1 से ज्यादा नहीं बढ़ा पाएगा। यानी फ्लोरीन जब भी रिएक्ट करेगा तो फ्लोरीन खाली एक ही बॉन्ड बनाएगा, बाकी उसके पास 3 लोन पेयर होंगे। बाकी उसके पास क्या होंगे? 3 लोन पेयर होंगे। ये 3 लोन पेयर हैं इसके पास, ठीक है। लेकिन यहां पर आयोडीन के अंदर क्या हो जाएगा? अब देखो आयोडीन में अब आप खुद भी प्रेडिक्ट करो कि आयोडीन में क्या पॉसिबल वैलेंसीज हो सकती है। आयोडीन की पॉसिबल वैलेंसीज देखो क्या क्या हो सकती है, आप खुद सोचिए, व्यूअर्स और क्लास में जो बैठे हैं वो सब। यस, तो ये देखो बेटा, फर्स्ट ये sp3d भी हो सकता है, sp3d2 भी हो सकता है, sp3d3 भी हो सकता है। जब sp3d होगा तो 1 2 3 4 5 ये सब एक जैसे हो जाएंगे। तो अब यहां से लेके यहां तक हमको इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। अब हमको इलेक्ट्रॉन कहां से लेके कहां तक फिल करने हैं? यहां तक। इधर ये सब हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए, इधर ये सब मिक्स होके हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए, ठीक है। तो यहां पर ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 ही 7 हो गए। ये सब सेम शेप सेम एनर्जी हो गया। अब इतना स्पेस नहीं है कि वो बलून बनाऊं, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाऊं। अब यहां से लेके यहां तक हमको कितने बनने हैं? 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ये सब हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए, सब एक जैसे हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 1 2 3 4 5 6 sp3d3 है, तो ये यहां तक आ जाएगा। तो ये सारे आ जाएंगे, यानी यहां 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है। तो आप देख लो फर्स्ट केस में क्या था? फर्स्ट केस में यही है, 3 लोन पेयर 1 सिग्मा 4 HS IF, क्या बन जाएगा? IF बन जाएगा। ये तो हो गया 3 लोन पेयर 1 सिग्मा, हाइब्रिड स्टेट क्या है? यहाँ 4 HS, यहाँ हो गई 5 HS, यहाँ हो गई 6 HS, यहाँ हो गई 7 HS, HS मतलब हाइब्रिड स्टेट। तो ये अब यहाँ पर क्या हो गया? 2 लोन पेयर 3 सिग्मा, यहाँ पर क्या हो गया? 1 लोन पेयर 5 सिग्मा, यहाँ क्या हो गया? 0 लोन पेयर 7 सिग्मा। ये हमारे पास
ये सिचुएशंस आई, ध्यान से अपने एफर्ट भी लगाओ, यहां पर आईएफ बना है, ये आईएफ या 3 लोन पेयर हो जाएंगे आयोडीन पर। अब मैं यहां पर वही वाली बात है, आईएफ को स्पेस कम है तो आईएफ लिख देता हूं पूरा ऐसे। अब मैंने आईएफ लिख दिया, आयोडीन फ्लोराइड, ये आयोडीन फ्लोराइड है जिसमें 3 लोन पेयर है आयोडीन पे और 1 सिग्मा है। और अब मैंने इसका F2 से रिएक्ट कराया तो करके रिएक्शन की कंडीशन दे दी तो ये IF3 में भी कन्वर्ट हो जाएगा। अब IF3 को वापस F2 से रिएक्ट कराया क्योंकि अपॉर्चुनिटी मिल रही है ना इसको। अपॉर्चुनिटी का मतलब इस IF को एक F2 मिल गया और रिएक्शन की कंडीशन मिल गई प्रेशर टेम्परेचर कैटलिस्ट की। तो बोलेगा जब मेरे पास आयोडीन देखेगा जब मेरे पास वेकेंट ऑर्बिटल है तो क्यों नहीं मैं इन दोनों F2 को अवेल करके अपने बिजनेस एक्सटेंड करूं, अपनी वैलेंसी एक्सटेंड करूं। अब IF3 को और F2 मिल गया तो आयोडीन देखेगा मैं इस और रिएक्शन की कंडीशन मिल गई तो ये IF5 में कन्वर्ट हो जाएगा। IF5 को वापस अपॉर्चुनिटी मिली तो IF7 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप बोलो IF7 को वापस F2 मिला, हाँ यहां पर भी अच्छी बात है। चलो ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि IF7 को F2 मिला तो अब वो IF9 में कन्वर्ट नहीं हो सकता। रीजन ये है कि उसके पास अपना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी तो होना चाहिए, क्योंकि रिएक्शन होने बॉन्डिंग होने के लिए 2 कंडीशन है, ऑर्बिटल और इलेक्ट्रॉन। दुकान खुलने के लिए 2 चीजें हैं, एक तो वेकेंट आप एक्स्ट्रा शॉप कब खोलोगे? नंबर 1 आपके पास शॉप होनी चाहिए, मतलब ऑर्बिटल होना चाहिए, वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, वेकेंट शॉप होनी चाहिए, एक नया बिजनेस की बात कर रहा हूं। और फिर उसमें सामान भरने के लिए पैसे भी होने चाहिए तो इलेक्ट्रॉन भी होने चाहिए। तो उसी तरह से जब यहां पर अब इसके पास इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए, अब IF7 के पास वेकेंट ऑर्बिटल तो पड़े हैं, वेकेंट ऑर्बिटल तो 2 अभी और भी पड़े हैं IF7 के आयोडीन के पास पड़े ना। ये IF7 का आयोडीन है, इसके पास 2 वेकेंट ऑर्बिटल हैं। अगर कहीं से उसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो यहाँ वो 1 इलेक्ट्रॉन रख के और अपना वैलेंसी एक्सटेंड कर सकता है, पर उसके पास खुद का इलेक्ट्रॉन तो है नहीं। तो ये कंसेप्ट भी अभी मैं डिस्कस करने वाला हूं। आयंस में हम क्या कर देते हैं, एक्स्ट्रा उससे इलेक्ट्रॉन दे देते हैं या एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं। वो आपके माइंड में जो आ रहा है कंसेप्ट बिल्कुल आगे इसी क्लास में मैं अभी क्लियर करने वाला हूं। नेक्स्ट पॉइंट यही है, ठीक है। अभी हम खाली न्यूट्रल एटम्स की बात कर रहे हैं, आयंस की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो IF7 स्टॉप हो गया। अब इसके पास प्रॉब्लम ये है कि वेकेंट ऑर्बिटल तो है लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो F2 को बोलेगा चल आजा मेरे से रिएक्ट कर ले, तो F2 बोलेगा चल मेरा ये रहा इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में डाल रहा हूं, ये F एटम है ये वाला, और ये ब्लैक वाला उसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब F आयोडीन के पास जाएगा तो आयोडीन बोलेगा मेरे वेकेंट ऑर्बिटल में आ जा, मेरे वेकेंट ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करेगा। वो क्यों करेगा इसके साथ? उसको वो बोलेगा तेरे पास इलेक्ट्रॉन हो तो तेरे इलेक्ट्रॉन के साथ मेरा इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेगा, नहीं है तो कोई बात नहीं मैं वापस जा रहा हूं। तो बॉन्ड नहीं बनेगा। बॉन्ड तभी बनेगा जब इनके साथ, यहाँ पर इनके साथ क्यों बॉन्ड बने, इन ऑर्बिटल्स के साथ फ्लोरीन ने क्यों बॉन्ड बनाए हैं, इन ऑर्बिटल के साथ फ्लोरीन ने इसलिए बॉन्ड बनाए क्योंकि यहाँ ऑलरेडी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो फ्लोरीन का जो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और ये आयोडीन का जो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये आपस में शेयर करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। सामने वाले के पास भी तो एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए तब कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। कोवेलेंट बॉन्ड तो ऐसे बनता है, ये इस तरह से, ठीक है। एनीवे अब आप देखो आगे, तो अब आपको समझ में आ गया कि वैलेंसीज किस तरह से, फ्लोरीन का खाली एक ही बॉन्ड बनेगा, ठीक है ना, और आगे नहीं जा सकता। फ्लोरीन की वैलेंसी 1 से ज्यादा एक्सपांड नहीं हो पाएगी, लेकिन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की वैलेंसी 1, 3, 5 और 7 तक चली जाएगी। सल्फर और सल्फर के नीचे वाले एलिमेंट्स की वैलेंसी 2 और 2 से एक्सटेंड होती हुई 4 और 6 तक चली जाएगी। नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस और आर्सेनिक है, तो नाइट्रोजन की जो वैलेंसी है वो खाली नाइट्रोजन NCl3 बनाएगा बस, जबकि फास्फोरस PCl3 और PCl5 दोनों बना लेगा। अब आपको क्लियर हो गया, नाइट्रोजन खाली NCl3 बनाएगा, NCl5 नहीं बनेगा। फास्फोरस का PCl3 बन जाएगा या PCl5 बन जाएगा।
आर्सेनिक का AsCl3 बन जाएगा, AsCl5 बन जाएगा। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया क्योंकि इसमें वेकेंट ऑर्बिटल है। इसी तरह से ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, तो ऑक्सीजन खाली OF2 ही बनाएगा, जबकि ये OF2, OF4, OF6 बना लेगा। ये सेलेनियम के साथ SeF2, SeF4, SeF6 बन जाएगा, लेकिन यहाँ OF4 और OF6 नहीं बनेगा। एक मिनट, मिस्टेक हो गई, यहाँ सल्फर लिखना था। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया ऐसा क्यों होता है। तो अभी आपको ये क्लियर हो गया नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन के बारे में। ठीक है, इसी तरह से क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन 135 शो कर लेंगे, जो अभी जस्ट रिसेंटली बताया मैंने। अब हम आयंस की बात करते हैं। तो आयंस में क्या है? कार्बन है, जैसे कार्बन की 3, कार्बन न्यूट्रल, कार्बन प्लस। अब मैंने कहा आयंस के बारे में बात कर रहा हूं मैं। अब आयंस के हाइब्रिडाइजेशन और कैसे बोरोन और कार्बन भी कार्बन की वैलेंसी, मतलब बोरोन, कार्बन या कोई भी एलिमेंट हो, उनकी वैलेंसी जो हम देख रहे हैं वेरिएबल तो है, लेकिन वेरिएबल के साथ हम उनकी वैलेंसी को चेंज भी कर सकते हैं, उसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करके या एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन निकाल के, एक इलेक्ट्रॉन निकाल के। जैसे कार्बन की बात करो, वो एग्जांपल से समझ में आएगा, मेरे बोलने से समझ में नहीं आएगा। आप कुछ एग्जांपल्स देखो। कार्बन के मैं तीन बातें बता रहा हूं कंपैरिजन में। अब जब हम आयन की बात करेंगे तो हम एक ही एलिमेंट लेंगे, ठीक है, जैसे कार्बन, कार्बन प्लस और कार्बन माइनस। तो ये कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 2s2 2p। अब कार्बन को मैंने प्लस किया तो एक इलेक्ट्रॉन कम कर दूंगा। किसी भी एलिमेंट से आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल लो, पॉजिटिव चार्ज, Na से एक इलेक्ट्रॉन निकला, Na+, और यहां मैंने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डाल दिया। ठीक है, ये तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। ये ना कार्बन का, ये कार्बन है, और कार्बन में मैंने एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया तो कार्बन माइनस बन गया। अब आप यहां पर जो खाली दुकान थी इसके पास, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन रख दिया, यानी खाली ऑर्बिटल में, और यहां इसका एक इलेक्ट्रॉन कार्बन से कार्बन प्लस आया, तो ये इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो कार्बन प्लस बन गया। तो ये कार्बन से कार्बन प्लस है और ये कार्बन से कार्बन माइनस है। ठीक है, तो यहां से तो मैंने इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, इलेक्ट्रॉन क्या किया, रिमूव, और यहां इलेक्ट्रॉन ऐड किया है। अगर मैं इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा तो कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो पॉजिटिव आयन भी बना लेता है, नेगेटिव आयन भी बना लेता है, क्योंकि इसका आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा भी नहीं होती है तो बहुत कम भी नहीं होती, तो इलेक्ट्रॉन निकल ही जाता है। और कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो इतनी मतलब मॉडरेटर है, मतलब कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम भी नहीं है तो ज्यादा भी नहीं है, तो मॉडरेट है। तो मॉडरेट होने की वजह से कार्बन इलेक्ट्रॉन गेन भी कर लेता है और लॉस भी कर लेता है। तो अब यहां पर देखो, अगर यहां पर क्या हो जाएगा, कार्बन के पास, और ये क्लियर हो गया कि वैलेंसी शेल में अगर वेकेंट ऑर्बिटल है तो सारे इलेक्ट्रॉन्स किसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, बॉन्डिंग में, जो अभी आपने देखा। जैसे सल्फर के वैलेंसी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, सल्फर के वैलेंसी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, और सल्फर के पास आगे वेकेंट ऑर्बिटल थे, तो उसने 6 ही अपने बॉन्डिंग में इन्वॉल्व कर पा रहा है। आयोडीन के वैलेंसी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, और आयोडीन के आगे वेकेंट डी ऑर्बिटल है तो उसने अपने 7 इलेक्ट्रॉन ही बॉन्डिंग में इन्वॉल्व कर पाया। लेकिन ये चीज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन अपने सारे वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स को बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास अवेलेबल ऑर्बिटल्स, वेकेंट अवेलेबल ऑर्बिटल्स नहीं है। तो यहां पर अगर कार्बन की बात करूं, sp3 जो CH4 का एग्जांपल है, मैं बात कर रहा हूं CH4 की, ठीक है, मैं बात कर रहा हूं यहां पर CH4 की, या बात करूंगा मैं CH3 प्लस की, कार्बोनियम आयन की, या बात करूंगा मैं CH3 माइनस की, कार्बन आयन की। तो CH4, CH3 प्लस और CH3, और आपको मालूम है, मैंने अगर अपनी शॉर्ट ट्रिक से भी चले तो CH3 प्लस पर मैं हाइब्रिडाइजेशन निकालूंगा तो कार्बन में नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स
4, कार्बन में नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 4, कार्बन प्लस किया तो कितने हो गए 3 माइनस 3 डिवाइड बाय 2, 0 लॉन पेयर 3 सिग्मा 3HS sp2 CS3 माइनस, ठीक है CS3 माइनस में क्या हो जाएगा, कार्बन में नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स 4 माइनस के 5, ये कार्बन माइनस 1 2 3 4 रेड वाले इलेक्ट्रॉन तो इसके थे, एक ब्लू वाला एक्स्ट्रा डाल दिया हमने, तो यहां हो जाएगा 5 माइनस 3 डिवाइड बाय 2, 1 लोन पेयर 3 सिग्मा, ठीक है 4HS sp3। तो अब इन चारों में CH4 में sp3 है, CH3 प्लस में sp2 है और यहां sp3 है। क्लियर, ये पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। अब यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर तो sp3 है तो 1 1 1 1 चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल एक जैसे हो गए, और यहां पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है sp2, तो ये 1 1 1 1 ये वेकेंट ऑर्बिटल खाली रह जाएगा, ठीक है, और यहां पर sp3 है, और अब इन चारों ऑर्बिटल्स में 5 इलेक्ट्रॉन भरने, तो 1 2 3 4 5। तो अब इस केस में तो क्या हो गया, इस केस में हो गया 0 लॉन पेयर 4 सिग्मा, ये शेप हो जाएगा टेट्राहेड्रल, ये शेप हो जाएगा टेट्राहेड्रल, यहां पर ये हो जाएगा 0 लॉन पेयर 3 सिग्मा 3HS ट्रायगोनल प्लेनर, ठीक है, यहां हो जाएगा 1 लॉन पेयर 3 सिग्मा ट्रायगोनल पिरामिडल, वो NH3 जैसा हो गया 1 लॉन पेयर 3 सिग्मा। तो ये देखो, ये पहले आइंस के अंदर कंसेप्ट समझो। तो ये हुआ। अब मैं आइंस के बारे में और डिटेल डिस्कशन I3 माइनस SiF6 माइनस 2, बोरोन का वैलेंसी 3 से 4 कैसे हो जाता है, या एल्यूमिनियम का वैलेंसी कैसे एक्सटेंड होता है, अभी ये कुछ कॉन्सेप्ट अभी बाकी है, अभी बहुत सारे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बाकी हैं, ठीक है, लेकिन अभी मैं वो डिस्कस करूंगा तो वीडियो फिर लंबा हो जाएगा। तब अब अपन ये वाले पॉइंट नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं कि हम आइंस बना के कैसे वैलेंसीज को चेंज कर सकते हैं, ये हमारा पॉइंट है नेक्स्ट क्लास का। सो थैंक यू सो मच, वेरी गुड माय डियर स्टूडेंट्स।